15 अप्रैल 2008 रात के करीब 2 बजे अमरोहा के बाबन खेड़ी गांव में रहने वाले शौकत अली के घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर शौकत अली के पड़ोसी घर वाले तुरंत शौकत अली के घर में आते हैं। उन्होंने जैसे ही शौकत के घर में कदम रखते हैं उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत एक पड़ोसी पुलिस को फोन करता है और बताता कि शौकत के घर में एक हादसा हो गया है। खबर पाते ही पुलिस वाले शौकत के घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले घर में दाखिल होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वाले देखते कि मकान में 4 अलग अलग कमरे में शौकत, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटी, 1 बहू और 2 बच्चे की लाश पड़ी है। 11 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी सभी का गला कटा हुआ था। सभी लाश खून से सनी हुई थी। शौकत के परिवार में एक लौती जिंदा बची शबनम घर के एक कोने में दहाड़े मारकर रो रही थी। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो कातिल का नाम सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता कि कैसे एक भोली भाली सी लड़की प्यार के लिए इस हद तक जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं बिकून और आप सुन रहे हैं क्राइम वर्ल्ड। दोस्तों, हमने मर्डर मिस्ट्री सीरीज शुरू की है। इस सीरीज के हर पार्ट में हम आपको मर्डर की बेहद गंभीर घटनाओं की पूरी कहानी बताएंगे। आज की कहानी शबनम और उसके प्रेमी सलीम की है। इस घटना इतनी विभत्स थी कि यूपी के तत्कालीन सीएम मायावती को सूचना मिलते ही अमरोहा जाना पड़ा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी को। कहानी की शुरुआत यूपी के अमरोहा के बावन खेड़ी गांव से होती है। इस गांव में रहने वाले शौकत अली की बड़ी इज्जत थी। चूंकि वह कॉलेज के लेक्चरर थे, इसलिए गांव में किसी को कोई जरूरत पड़ी तो वह उनके पास आ जाते थे। शौकत अली के 2 बेटा और 1 बेटी थे। बेटी का नाम शबनम थी। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग और दूसरा भाई MBA कर चुका था। शबनम खुद पहले इंग्लिश से फिर भूगोल से MA कर चुकी थी। पिता की ही तरह लेक्चरर बनने का ख्वाब था। इस परिवार में शबनम एकलौती बेटी होने के कारण घर वाले उसे बेहद प्यार करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शबनम भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी शबनम को सलीम नमक एक लड़का से प्यार हो जाता है। सलीम बावन खेड़ा गांव से ही था। सलीम एक मजदूर था। वो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाई किया था। उनके बीच ऐसे ही प्यार चलता रहा। कभी फोन से बात करते तो कभी दोनों परिवार से छिपकर एक दूसरे से मिलने लगते थे। दोनों के बीच प्यार इतना गहरा हो गया कि फिजिकल रिलेशन भी बना और शबनम प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस बात का खुलासा बहुत बाद में हुआ। उनके बीच में ऐसे ही प्यार चलता रहा, लेकिन कब तक चोरी चुपके प्यार करेंगे। एक ना एक दिन तो सबको पता चलना था। जब प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंची तो पिता शौकत अली के अलावा दोनों भाइयों ने भी ऐतराज जताया। शबनम ने सभी को समझाने की कोशिश की, सलीम को अच्छा बताया, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ गया कि वह सलीम को भूल जाए, लेकिन शबनम ने परिवार के बजाय सलीम को चुना। शबनम के सिर पर अब खून सवार हो गया था। उसने मान लिया था कि परिवार को खत्म करके ही सलीम से निकाह किया जा सकता है। शबनम के दिमाग पर हर वक्त ये चल रहा था कि वो कैसे अपनी परिवार का सबको मर्डर कर दे और सलीम से शादी करके एक नए जिंदगी की शुरुआत करे। इसलिए एक दिन शबनम सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीदकर उसे दे दिया। 14 अप्रैल की सुबह तक परिवार के सभी घर पर ही थे। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए। शबनम ने दोनों भाइयों को फोन करते हुए कहा, जहां भी पहुंचे हैं वहां से वापस आ जाइए, कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात मान ली और घर वापस आ गए। शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा, कौन कौन चाय पिएगा? सभी ने हां में सिर हिला दिया। शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़ियां खोली और मिला दी। सभी को चाय दी, लेकिन खुद नहीं पी। चाय पीने के बाद सभी अपने कमरे में गए, जहां उनका दम घुटने लगा और मर गए। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसलिए उसने सलीम को फोन करके बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया।
शबनम के कहने पर उसने पहले शबनम की पिता शौकत अली के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद मां पर, फिर दोनों भाइयों, भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। रास्ते में एक तालाब दिखा, उसी में कुल्हाड़ी फेंक दी। तभी सलीम के फोन की घंटी बजी। दूसरे साइड शबनम थी। उसने कहा, वापस चले आओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला, अब मैं नहीं आऊंगा, तुम मार दो। शबनम ने 11 माह के भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। रात के करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मारकर रोने लगी। आसपास के लोग आ गए। शबनम ने कहा, घर में लुटेरे आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया। मैं बाथरूम में थी इसलिए बच गई। 4 कमरों के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें नजर आ रही थीं। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लेकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फोरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। 7 लोगों की हत्या 15 अप्रैल का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती को जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंच गईं। लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। 5 लाख का चेक देने का ऐलान पहले से कर चुकी थीं। हालांकि घटनास्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आर.पी. गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की। चूंकि उन्हें शबनम पर शक था तो उन्होंने कहा, 24 से 48 घंटे का समय दे दीजिए, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब मुआवजा दिया जाए। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं दिखाया, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश की नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी जान जा चुकी थी या फिर वह बेहोश थे। इंस्पेक्टर आर.सी. गुप्ता को यहीं पहला पॉइंट मिल गया। जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी? उस वक्त जो हालात थे उसमें पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए आर.पी. गुप्ता ने सबूत जुटाना जारी रखा। शबनम ने पुलिस को गुमराह करना शुरू किया। शबनम ने रोते हुए बताया था कि छत के जरिए बदमाश घर में घुसे थे। यह पहली ही लाइन तब झूठी साबित हो गई जब पता चला कि छत पर जा रही सीढ़ी का दरवाजा तो अंदर से बंद है। फिर जमीन से छत की ऊंचाई 14 फीट पर थी। दीवार प्लास्टर की थी, ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाने का भी कोई माध्यम नहीं था। बदमाश सीढ़ी से आते तो उसे लेकर क्यों जाते? इंस्पेक्टर आर.सी. गुप्ता की नजर में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए, सब पता चल जाएगा। आर.सी. गुप्ता सलीम को पूछताछ के लिए उठाने वाले ही थे कि खबर मिली। उससे घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी और पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर से बुलवाया और पूछताछ के लिए सख्ती का सहारा लिया। सलीम टूट गया और बता दिया कि हत्या उसने ही की है। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में बताया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसे पहले वह हत्या में शामिल होने से मना करती रही। तभी सलीम बोला, मैंने सब बता दिया है, अब तुम भी स्वीकार कर लो। शबनम रो पड़ी। इस तरह से केस पूरी तरह से सुलझ गया। हालांकि पुलिस ने इसके पहले शबनम की कॉल डिटेल निकलवा ली थी, जिसमें पता चला हत्या के 5 मिनट पहले और हत्याकांड के 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को फोन किया था। पूरे महीने में 55 बार बात हुई थी। पुलिस को आरोपी के जरिए सच सुनना था, इसलिए शबनम से पूछताछ की गई। जब इस केस के मामले कोर्ट में गया तो कोर्ट ने जघन्य अपराध मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। ये पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया था। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। जज एस.ए. हुसैनी ने कहा, इससे ज्यादा जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता।
पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया, उस तरह से मैंने अपने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दांव आजमा लिए, लेकिन कहीं भी माफी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पिछले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। शबनम के वकील सहर नकवी ने यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने कहा, आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। अतः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दीजिए। गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। सलीम प्रयागराज जिले की नैनी और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। अप्रैल 2008 में जब ये घटना घटी, उस वक्त शबनम 2 माह की गर्भवती थी। जेल में बेटा पैदा हुआ। करीब 6 साल वह जेल में ही रहा, लेकिन इसके बाद उसे सैफी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया। ये वही सैफी हैं जिनके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था, तो शबनम पढ़ने के लिए पैसे दे देती थी। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू अब 13 साल का हो गया है। सैफी कहते हैं कि वह आज तक बिट्टू को उसकी मां के गांव लेकर नहीं गए। बावनखेड़ा तो दूर अमरोहा तक नहीं लेकर गए। फिलहाल इस वक्त स्थिति एकदम अलग है। बावनखेड़ा गांव बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद नहीं रखना चाहते। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ बावनखेड़ा बल्कि आसपास के 4-5 गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया कि शबनम ने आखिर ये रास्ता क्यों अपनाया। शबनम चाहती तो वो सलीम के साथ घर से कहीं दूर चली जाती। अपनी परिवार वालों को मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, आपका क्या राय है? कमेंट में बताना, और कोई गलती हो तो माफ कर देना।